मुख्तलिफ रीजन से प्लेस बनते थे, कोयटा के, पेशावर के। डाइजेस्ट के लिखने वाले हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में आए। 12 फ्लॉप होते हैं और 2 सुपर हिट होते हैं, तो एक मेरा भी चले। लाहौर में जो सिनेमा खत्म हुआ है ना, वो लाहौर के अपने लोग ये बात मानते हैं कि नॉन प्रोफेशनल, जिसको 4-5 लोग कहते हैं कि अच्छा जी ये तो कोई अलग से चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका मेज़बान हारिस खलीक पॉडकास्ट के सिलसिले की एक और कड़ी और एक अहम कड़ी। और पॉडकास्ट का ये सिलसिला, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अदब, फ़नून लतीफ़ा, सकाफ़त, सियासियात, समाजियात, माहौलियात, इन सब से मुताल्लिक़ और दीगर खेल के शोबे, इन सब से मुताल्लिक़ हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के 75 साला जश्न आज़ादी के सिलसिले में हम एक जायज़ा भी लें, रिकैप करें कि पिछले 75 बरस में क्या हुआ है और क्या उरूज व ज़वाल हमने देखा है, क्या ज़ेरो बम रहा है हर शोबे में, और साथ साथ हम असर हाजिर पर भी एक निगाह डालें। और बड़ी खुशनसीबी है मेरी कि आज 2 नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने अपने तो क्या एक ही शोबा है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा बहुत उनका ज़ाहिर है कि कंट्रीब्यूशन मुख्तलिफ़ किस्म का रहा है। ये मूविंग इमेजेस, फ़िल्म और टेलीविज़न से मुताल्लिक़ कड़ी है हमारी पॉडकास्ट की और क़िस्त है। और इसमें जो मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका मैंने ज़िक्र किया कि नहायत मुअज़्ज़ज़ और बड़े मोतबर नाम इस शोबे के, बीगुल साहिबा, बहुत बहुत खुश आमदेद जी। बहुत और बीगुल पाकिस्तान की इस वक्त एक सरकर्दा चोटी की प्ले राइट हैं, ड्रामा नवीस हैं। टेलीविज़न पे भी इनके आपने बहुत से ड्रामे देखे होंगे और इसके अलावा ये यूट्यूब पे भी देखे होंगे, और साथ साथ ये कहानीकार हैं बहुत अच्छी, जो बहुत कम लोगों के इल्म में है कि ये उर्दू की एक नहायत साहिब तर्ज अफसाना निगार हैं। और किताब चूँकि अभी तक इनकी मंजर आम पे नहीं आई, तो इस पे गुफ्तगू हम ज़्यादा नहीं करेंगे। और आज इनको जिस हवाले से ज़हमत दी है वो हवाला भी फ़िल्म और टेलीविज़न का है, तो गुफ्तगू इनसे इसी सिलसिले में होगी। और एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया। और साथ हमारे साथ फसी बारी ख़ान मौजूद हैं, और फसी बारी ख़ान ने एक सनसनी फैला दी थी जब इन्होंने ड्रामे लिखने और डायरेक्ट करने शुरू किए। और पाकिस्तान के निजी टेलीविज़न पे ख़ास तौर पर, जो इंटरटेनमेंट निजी टेलीविज़न था क्या है, अब ज़रा उसका मिजाज बदल गया है, जिस पे गुफ्तगू करेंगे फसी भी और बीगुल भी। तो इन्होंने इसके अलावा अदब से, इल्म से, फ़िल्म से और फ़िल्म की तनकीद से और फ़िल्म की तारीख़ से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह अदीब भी हैं, यानी लिखने वाले हैं, और साथ साथ जो हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है फ़िल्म और टेलीविज़न की, उसके माहिरीन के तौर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनके जो शख्सियत के दीगर पहलू हैं जिनसे मैं वाकिफ़ हूँ, उन पर मैं आज गुफ्तगू नहीं करूँगा। वैसे भी वो सबके इल्म में नहीं आने चाहिए फसी, जो शख्सियत के बिल्कुल नहीं आने चाहिए, मेरा ख्याल है वही आने चाहिए। अच्छा, वही तो उस पर भी हम बात करेंगे। अगर बीगुल आप इजाज़त दें जी, तो मैं ज़रा फसी से पूछूं कि ये टीवी के लिए आजकल कुछ लिख या डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे? जी फसी। मैं क्यों नहीं लिख रहा टीवी के लिए? शायद मैं टीवी से बहुत मायूस हो चुका हूँ। शायद टीवी पे जो कंटेंट जिस तरह का चल रहा है, मतलब जिस ज़माने में मैंने लिखना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है उस दौर में, आज के दौर से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, समझने वाले लोग थे, इकबाल अंसारी जैसे लोग थे, दूसरे लोग थे जो स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में थे, डॉक्टर अनवर सज्जाद हुआ करते थे, दूसरे लोग हुआ करते थे। अब मसला ये है कि टीवी पे वो लोग आ गए हैं, वो लोग उन जगहों पे बैठे हुए कि जो वो जगह डिज़र्व नहीं करते। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, इसीलिए हमेशा ये होता है कि ज़रा लोग भी मुझसे नाराज़ रहते हैं, खफा रहते हैं, लेकिन जो सच्ची बात है वो ये है कि हमने ऐसी जगहों पे उन लोगों को बिठा दिया है कि जहाँ उनकी हैसियत ही नहीं थी कि वो बैठते। क्योंकि इस वक्त जो ड्रामा चल रहा है ना, वो ड्रामा उनको वो चाहिए कि जिसका मतलब किसी भी तरह एक बाज़ौक़ आदमी जो होता है ना, उससे मतलब इन्होंने ड्रामे को ऐसी चीज़ बना दी है। पहले ड्रामा था, हम कहते थे जो हमारा पुराना ड्रामा जिसकी हम मिसालें देते हैं, बात ये थी कि उस दौर में ड्रामा वो कहानियाँ लिखी जा रही थी, वो ड्रामा लिखा जा रहा था कि जो हर सतह पे आदमी को मुतासिर करता था। मतलब उसको एक बाज़ौक़ आदमी भी देख सकता था, उसको वो लोग भी देख सकते थे कि जिनकी इतनी समझ नहीं थी, लेकिन हर कोई जो था वो उस ड्रामे से वो करता था, क्योंकि उसका तो फसी ये तब्दीली कब आई है?
ये तब्दीली देखिए धीरे धीरे आई है। वो जो हम कहते हैं ना तबाही अचानक नहीं आती, धीरे धीरे आती है, एकदम से तो नहीं होता है। अब बम आपके सर पे कोई फोड़ देता है, वो धीरे धीरे हो रहा था। वो जो कहते हैं ना एक तूफान का पेश कहमा थी ये सारी चीज़ें। जब हमने देखा कि शुरू में ये हुआ कि हमने अंदाज़न दौर कौन सा है? अंदाज़न दौर, ये मैं आपको एक बताऊं, जो सारी बर्बादी आई है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ और इस बात पे हमेशा बड़ी लोगों की सुनता हूँ, जब से डाइजेस्ट के लिखने वाले हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में आए, क्योंकि डाइजेस्ट के लिखने वाले जो होते हैं ना, उनके उसमें क्या होता है, जो अल्फाज उर्दू में कहानियों के डाइजेस्ट छपते हैं, उनके लिखने वालों ने जी प्ले राइट की हैसियत से जी हमारे जो एंटरटेनमेंट के जो चैनल्स हैं जिन पे ड्रामे दिखाए जाते हैं, प्लेस दिखाए जाते हैं, उन पे लिखना शुरू कर दिया। बजाय इसके होता है कि हम टीवी के वो राइटर्स मतलब प्रोड्यूस करते हैं जिनको स्क्रीन प्ले का पता होता है, जिनको कंटेंट का पता होता है। हम सीधे सीधे वो जो कहानियां नहीं होती, कजन्स मैरिजेस और फलाना ढिमाका मोहब्बतों की उल्टी सी, वो लव ट्रायंगल भी मैंने देखा कि 3 कजन्स के दरमियान है आजकल। जी जी। और पहले कम से कम ये वैरायटी तो थी कि अगर एक कोई कजन शामिल है तो एक कोई बाहर का लड़का या लड़की भी हो सकता था। अब वो तीनों पूरे खानदान में। मैं जरा बीगुल की तरफ आऊं, अगर आप इजाजत दें। बीगुल, आप तो मैं समझता हूं कि आप इनसे इत्तेफाक करती हैं, चूंकि आप तो डरसी जाती है सिला से लेकर रकीब से, और फिर आजकल भी आप बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, तो फसी से किस हद तक आप इत्तेफाक करती हैं? और अगर इत्तेफाक करती हैं तो आपके चूंकि एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज के प्लेज हैं, तो उनकी गुंजाइश कैसे निकलती है इस सूरत हाल में? देखिए, बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ जो फसी बात कह रहे हैं, और उसमें एक ये भी सिलसिला है कि फसी का से बहुत मैं इंस्पायर्ड हूँ। जाहिर है फसी मुझसे उम्र में के अलावा वैसे भी सीनियर है ना। अब ये कैमरा होना चाहिए था इस वक्त। हाँ, इसमें आपको मेरे तासुरात भी कैप्चर करने चाहिए थे। तो फसी की चीज़ें देख के बहुत इंस्पिरेशन होती थी। और मैंने इन्हीं को भेजी थी अपनी पहली स्क्रिप्ट भी। इत्तेफाक से ये हम टेलीविज़न में होते थे उस वक्त, कंटेंट को देख रहे थे। अच्छा दौर था वो, बस वो जाने वाला था। वो आखिरी चंद सांसें थी अच्छे दौर की। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक पूरी स्टोरी टेलिंग की शिफ्ट आपको नज़र आती है ना, जब आप एक डाइजेस्ट राइटर के ऊपर जाते हैं। वो एक डाइजेस्ट के लिए लिखी हुई चीज़ होती है, मगर वो पॉपुलर चीज़ थी, जैसे अभी फसी ने कहा। तो वो एक बहुत पॉपुलर चीज़ इस अंदाज से थी कि एक औरत जो घर की औरत जो आपकी मेजर ऑडियंस है, वो खाना वाना बना रही है, हंडिया भून रही है, साथ उसके हाथ में डाइजेस्ट है, उसको पढ़ रही है। और डाइजेस्ट उसने अब रख दिया, वो टेलीविजन पे देख रही है, वही डाइजेस्ट टेलीविजन पे वो रेप्लिकेट हो रहा है वहाँ पर। तो आपके लिए स्पेस कैसे बनी फिर? मेरे लिए बहुत मुश्किल से स्पेस बनी, लेकिन यही एक शायद खुशाइंद बात है या एक गुंजाइश जो बाकी है कि अभी तक स्पेस है। 10 साल लगे स्पेस बनाने में। 10 years की वो एक जो स्ट्रगल होती है, जिसमें बहुत फसी इस बात के गवाह हैं कि बहुत रिजेक्शंस, बहुत डिस्करेजमेंट, ये बहुत कुछ कहा गया। विक्टिमाइजेशन की हद तक कि आप लिखना छोड़ दें, आप तो जाके किताब लिखिए, आप कैसी बात करें, लोग ये देखना ही नहीं चाहते, आप बहुत डार्क लिखती हैं, बहुत आर्ट्सी लिखती हैं। ये बातें बहुत सुनी हमने। लेकिन बहरहाल वो स्पेस क्रिएट हुई, उसमें क्रेडिट मुझे लगता है एक तो ये था कि मैं बहुत अड़ी भी रही कि जी मुझे यही चीज़ लिखनी आती है, मुझे डाइजेस्ट लिखना नहीं आता। तो आप इसकी, जब आप 15 ड्रामे बना रहे हैं जिसमें से 12 फ्लॉप होते हैं और 2 सुपर हिट होते हैं, तो एक मेरा भी चले, हो जाएगा फ्लॉप, तो आपका क्या जाएगा, पैसा नहीं बनेगा। तो उस बात पे उन्होंने शायद मुझे कहीं गुंजाइश दी। और क्योंकि वो क्रिटिकली थोड़े अप्रिशिएट हुए एक नीश ऑडियंस के अंदर, तो वहाँ पर एक फेस सेविंग शायद चैनल्स को अपनी मिली कि हम ये एक आर्काइव कर सकते हैं, यू नो, जस्ट टू शो, कोई अच्छी चीज बना के रख ली, जस्ट टू शो केस इट। हाँ, तो उनका कोई खास मकसद, मतलब गजल में कोई एक शेर अच्छा भी हो जाए, तो चलो एक हो जाए, उस पे दाद न मिले। और जिसको 4-5 लोग कहते हैं कि अच्छा जी ये तो कोई अलग से चीज़ है, तो उसमें वो मेरी भी लॉटरी लग गई कि ठीक है, उस फेस सेविंग के ऊपर एक मेरी भी चीज़ है, बनती है, मैं लिखती भी। अच्छा, मैं अगर आपसे बीगुल ये पूछूं कि पाकिस्तान में जो टेलीविज़न ड्रामा है उसका जो पायनियर है, जो जिन्होंने शुरू किया, वो तो पाकिस्तान टेलीविज़न है जी। पाकिस्तान टेलीविज़न के जो 70 की दहाई के और 80 की दहाई के ड्रामे हैं, क्योंकि मिड 60s में तो वो शुरू ही हुआ,
उनमें और जो उस देखिए जो मुझे आप फसी की बात से और आपकी बात से समझ में आया है वो ये है कि 3 अदवार के तौर पे हम देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन को, माजरत के साथ पाकिस्तान के ड्रामे को, टेलीवाइज ड्रामे को। एक दौर जो है वो 70 और 80 की दहाई है, फिर 70 80 90 कर लीजिए, उसके बाद सन 2000 के बाद से नई सदी में एक 10 साला दौर है जिसमें एक अच्छा कंटेंट है और पाकिस्तानी ड्रामा एक तरह से रेसरेक्ट होता है। यानी 70 और 80 की दहाई के बाद 90 में ज़रा अगर पाकिस्तान टेलीविज़न का ड्रामा कमज़ोर हुआ तो सन 2000 के बाद एक रेसरेक्शन है पाकिस्तान के ड्रामे की, सन 2000 से लेकर 2010 तक, आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ, सामीन के लिए। और फिर हम देखते हैं कि एक तीसरा दौर शुरू हुआ जिसमें डाइजेस्टों के लिखने वाले, जिनके आपने कुछ के नाम भी लिए, और वो ड्रामे पे हावी हो गए। तो ये इन 3 अदवार में हमने 2 को तो समझ लिया आपसे जो इस वक्त के अदवार हैं, यानी 21वीं सदी के। अब अगर जो पाकिस्तान टेलीविज़न का प्ले है उसको आप कैसे देखती हैं? एक शू स्ट्रिंग बजट पे बिल्कुल थोड़े से पैसों में बना हुआ, और उसमें बड़े बड़े लिखने वाले, उसमें बानो कुद्सिया भी लिख रही हैं और हसीना मोइन भी लिख रही हैं, और भी बेशुमार लोग, अशफाक अहमद साहब से लेके और बहुत से, यानी क्वेटा और पेशावर के सेंटर्स से भी, जो कि छोटे सेंटर्स समझे जाते थे पाकिस्तान टेलीविज़न के, वहाँ से भी क्वेटा से धुआं मिसाल के तौर पर प्रोड्यूस हुआ। तो उस दौर को आप कैसे देखती हैं? देखिए, और उसमें एक ये बात भी थी क्योंकि रीजनल, जैसे आपने भी जिक्र किया कि मुख्तलिफ रीजन से प्लेस बनते थे, क्वेटा के, पेशावर के, और आपको स्क्रीन चेंज होती हुई नज़र आती थी, तो आपका वो कल्चर शेयर वहाँ पर होता था और उनकी अपनी एक स्टोरी टेलिंग थी, जैसे क्वेटा की ख़ास तौर पर थी, पेशावर की बहुत हमें नज़र आती थी कहानियाँ कहीं भी, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। हमने रीजनल, पता नहीं उसको रीजनल लैंग्वेजेस कहना चाहिए कि नेशनल लैंग्वेजेस ही कहना चाहिए जी, आसानी। सिंधी में आप देखें ना, सिंधी में आप देखें कि सिंधी में क्या बड़े बड़े ड्रामे, बहुत बड़े बड़े ड्रामे बने थे, और पश्तो में बहुत अच्छा काम होता था और हम तक वो पहुंचता था, और एक कनेक्शन था जो हमारे अंदर एक एस्टैब्लिश होता था, वो तो कहीं दफन हो गया। और आपको यहाँ मैं जिक्र करूँ, जब इन ड्रामों की बात हो रही है, अली बाबा का एक ड्रामा था दुंगी मांजो दरिया, जो इन्होंने किया था कश्तियों पे, जो ये जरीना बलोच ने उसमें लीड रोल किया था, नूर मोहम्मद लाशारी थे। आप सोचें इस तरह के ड्रामे के, उसको जर्मनी का एक फेस्टिवल हुआ था, उसमें बेस्ट प्ले का उसको अवार्ड उन्होंने दिया था। वो पूरा उस दौर में जब इतने नामसाइद हालात थे, सोचे वो पूरा आउटडोर में उन्होंने शूट किया। 80 की दहाई नहीं, ये 70s अर्ली 70s की बात। और ये सिंधी का प्ले है, ये सिंधी का प्ले था, इसको अली बाबा ने, और मैं खास तौर पे अली बाबा का नाम इधर कोट करूंगा। हमारे इधर क्या होता है, हम जब सिंधी ड्रामे के जिक्र करते हैं, हमारे पास 2 नाम होते हैं, नूरुल्लाह शाह कहते हैं या अब्दुल कादिर जुनेजो कहते हैं, क्योंकि अली बाबा का काम मैंने बहुत देखा। उनका एक सीरियल था सिंधी में, जिंदगी ओ लड़ा के नाम से, वो क्या खूबसूरत, मतलब वो मर्द और औरत की जो एक साइकी होती है, उस किरदार को जो जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया था, तो मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि उन्होंने, मैं कहता हूं उन्होंने वो काम किया, वो इतने अंडररेटेड हमेशा रहे, लेकिन मैं कहता हूं वो आज के बड़े लिखने वालों में, मैं कहता हूं अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं उनको कहूंगा कि वो सरे फहरिस्त हैं। एक शिफ्ट भी है, देखिए एक शिफ्ट यह है कि आपका कंज्यूमर या आपका व्यूअर अर्बन है, ठीक है, वो कहानियां जो रूरल कहानियां होती थी या जो आम इस तरह की कहानियां होती थी, वो तो ख़त्म हो गई। इन्होंने बनाना शुरू किया, एक ख़ास ऑडियंस है जिसके लिए ये ड्रामा। अब मज़े की बात यह है कि जिन ड्रामों से हमें नज़रियाती इख्तलाफ, मुझे और फसी को हो सकता है, वो बड़े पॉपुलर प्लेस हैं। अब पॉपुलर का मतलब है वो देखे जाते हैं, सराहे जाते हैं, लोगों ने देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। हम कह सकते हैं कि जी लोगों की पसंद को आपने बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया, या आपने लोगों की सोच को बदल दिया है। अब लोग पहले तो अच्छी चीज़ देखते थे, अब लोगों को आदत हो गई है, कुछ भी कह दीजिए, मगर एक हार्डकोर ट्रूथ ये है कि जो चीज़ बन रही है वो देखी जा रही है। आपकी ऑडियंस कहाँ है, आप उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। ड्रामा लिखने वाले और बनाने वाले की तरफ आप बात करते हैं, मगर जो देख रहा है वो भी तो ये देखना चाहता है ना। मेरे और फसी के प्ले, फसी तो फिर फसी इज़ अ वेरी स्मार्ट राइटर इन अ वे कि ये एक अवामी बात कहते हैं कि मैं तो अपने उसमें ही फंस जाती हूँ। मतलब मैं इस हद तक मेरा स्ट्रेच नहीं है जो इनके पास खासियत है कि है, तो इनका प्ले बहुत दूर तक पहुँचता है। अब मैं अगर एक नीश के लिए लिख रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट भी यही करती हूँ
कि मुझे फीडबैक भी एक नीश से ही आएगा। मैं जब एक मैसेज को केटर ही नहीं करी तो मेरा भी तो एक कसूर है ना, कि मैं तो मैसेज को एड्रेस ही नहीं करी। नहीं, मेरा ख्याल है कसूर की तो इसमें कोई बात नहीं है। मेरा तो हर आर्ट में ऐसा होता है कि हर एक को तो हर चीज़ नहीं पसंद आती, लेकिन फसी ने, मैं समझता हूँ कि ये हवाला देना ज़रूरी है कि फसी ने जैसे कराची के मोहल्लों के किरदारों को जिंदा कर दिया। आपने भी अपने प्लेज में रकीब से का मिसाल के तौर पे जो मुझे बहुत पसंद है, तो ये मुझे नहीं लगता नीश का, मेरा ख्याल है कमर्शियल जो लोग हैं हमारे, वो भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी भी कुछ सोच कोई बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल नहीं है। मतलब आप एक नीश क्रिएट भी तो करते हैं ना, आप एक बात को आगे भी बढ़ाते हैं। इसको हम अगर बात को आगे बढ़ाने से मुझे ख्याल आया कि हम बात को ज़रा और आगे बढ़ाएं। आपको मुस्तकबिल बिल्कुल क्या नज़र आता है कि प्लेस का, कि ये जो नीशेज ही रहेंगी या कभी कोई आला ज़ौक़ के, जैसे फसी कह रहे थे कि जिनका ज़ौक़ बुलंद है या जिनकी एक ज़्यादा गहराई से और तहदारी से चीज़ों को देख और समझ सकते हैं, तो क्या कभी ये चीज़ें मेन स्ट्रीम हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी? देखिए, टेलीविज़न का तो मुस्तकबिल वैसी पूरी दुनिया में तारीख है ना। मतलब एक तो वैसे ही ये कोई इतना हाई-फाई मीडियम नहीं था, और अब तो जो OTT प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं तो लोगों का एक्सपोजर इतना बढ़ गया है कि कौन ये बैठकर अब हम अर्तुगरुल गाजी देखकर अपनी अगर हम सो कॉल्ड अपनी रिलीजियस हिस्ट्री को करेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है। तुर्कों की तारीख है वैसे, जी, वो तुर्कों हमारी की तारीख है या किसी की भी तारीख है, उससे हमारी इंस्पायर होके हलीमा बाजी पे इतनी अजारादारी कायम कर रहे हैं। हम बहुत अजारादारी कायम कर रहे हैं कि उनके कितने उनके पर्दे वर्दे पर, तो उसमें जो मसाइल है उससे तो हमारी न्यू जनरेशन कुछ नहीं सीख रही। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे या आज के बच्चे या यंगस्टर्स हमारे टेलीविज़न की तरफ वापस आएँ, तो हम बहुत बेवकूफ़ हैं। हमें वो नहीं आएंगे। मैं खुद भी नहीं आना चाहूँगी अगर मेरे पास कोई चॉइस है, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा एक्सपोजर है। मैं बहुत कुछ देख सकती हूँ जो पूरी दुनिया में बन रहा है, मेरी मर्ज़ी का बन रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है बनता हुआ, जिसको अप्रिशिएट होता मैं देख रही हूँ, तो मैं टेलीविज़न क्यों देखूँगी? तो ये बहुत दकियानूसी सी बात हो गई कि जी टेलीविज़न अब आपका फ्यूचर क्या है। टेलीविज़न का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन हाउएवर मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ जैसा भी ये मीडियम है, जिसको जैसा भी गर्दानी है, बेहद इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि हमारे बहुत बड़ी रीच है जिसके पास टेलीविज़न मौजूद है घर में, और वो टेलीविजन देखते हैं। हम बिजली के बिल में टेलीविजन, पाकिस्तान टेलीविजन को पैसे भी देते हैं, वो भी देते हैं। और हमारा एक कल्चर है ड्रामा देखने का जो कि राइज है, क्योंकि हम सिनेमा गोर्स तो रहे नहीं, सिनेमा इंडस्ट्री तो हमारी रही नहीं। भाई बहुत अच्छा किया आपने, तो हम सिनेमा की बात नहीं, अब सिनेमा की बात शुरू करें। उसमें फसी जो है, आपको पता है कि फिल्म की तारीख और तनकीद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ज़रा कुछ बताइए कि 1948 में पहली फिल्म गालिबन बनी है। तेरी याद बनी थी। तेरी याद, अच्छा तेरी याद। उसके बाद बाली बनी पंजाबी में, जो रिलीज नहीं हुई। जी बेली बनी, जो सादत हसन मंटो ने, जिसके और सादत साहब बताते हैं, सादत साहब के उन्होंने खुद वो कलम बंद किया है कि जब वो देखने गए तो वो कह रहे हैं कि जो लोगों को बुरी लगी वो फिल्म और लोगों ने सीटें फाड़नी शुरू कर दी, फिर किसी ने जूता फेंका कहीं से तो वो आके लगा। रिलीज नहीं हुई ना बेली? नहीं, बेली लगी थी। उससे पहले कोई सबसे पहले लगी थी तेरी याद, पाकिस्तान की जो पहली फिल्म कही जाती है, जबकि वो कहते हैं कि वो पहली फिल्म इस मतलब एक रिकॉर्ड की हद तक है, क्योंकि वो पहले से बन रही थी। जैसे आपको पता है लाहौर की इंडस्ट्री थी, तो लाहौर भी तो, और रावलपिंडी और कराची भी तो पहले से ही थे ना। जी हमने तो तारीख ही 1947 में समझा कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद 1947 शाहिदा को कहा जाता है कि जो शाहिदा फिल्म थी, शाहिदा फिल्म के बारे में कहा जाता है कि वो थी जो पूरी वहीं लाहौर में, मतलब पार्टीशन के बाद वो हुई। तो इसी तरह हुआ कि उस ज़माने में जो लोग आते गए, अजमेरी साहब आए या लुकमान साहब आए, और ये जितने लोग थे, मसूद परवेज़ साहब आए। मसूद परवेज़ ने, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, इन लोगों ने जो बाद में इनका इश्तराक चला, तो ये सब ये लोग थे जो इंडिया से आते गए। और मुंशी दल साहब थे जिन्होंने फिल्में बनाई काफ़ी। तो ये एक पूरी एक लॉट थी जो इंडिया से आई और उन्होंने यहाँ अपने कदम जमाने की। बहुत से लोग यहाँ के भी थे जो उस वक्त बॉम्बे में थे। जी, बहुत सारे, जैसे लुकमान साहब भी, लुकमान साहब बना चुके थे, लुकमान साहब कर चुके थे काम, मसूद परवेज़ काम कर चुके थे। फिर हमारे जो DOP थे रज़ा मीर साहब कर चुके थे। तो मतलब एक लॉट थी जो पूरी आई पाकिस्तान, और जो हालात उस वक्त इतने ख़राब हालात थे, क्योंकि इनके जो स्टूडियोज अलॉट किए थे वो जले हुए थे, ख़राब थे। लेकिन वो धीरे धीरे ये हुआ कि उस वक्त इंडस्ट्री की एक बुनियाद बनती गई। लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में उस वक्त क्या हो रहा था?
मशरकी पाकिस्तान में बंगाली मूवीज बननी शुरू हो गई थी, वहाँ 50 की दहाई में बननी शुरू हुई, वहाँ थोड़ा सा बाद में, मतलब ये जैसे हमारे इधर 47 के बाद ही शुरू हो गई, वहाँ 50 के बाद शुरू हुई। और उन्होंने जो, मतलब मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमें जो 25 साल हैं जो उन्होंने हमारे साथ गुजारे, हम क्यों उसको इग्नोर करते हैं। हम जब बात करते हैं कि जी लॉलीवुड, तो हम किस हैसियत से लॉलीवुड कहते हैं, क्योंकि उस पर तो 25 साल जिस, और मतलब देखा जाए तो उनकी कामयाबियां हमसे ज़्यादा थी, उनका सिनेमा हमसे ज़्यादा मीनिंगफुल था, क्योंकि वहाँ आप देखिए खान अताउर रहमान जैसे लोग काम कर रहे थे, और बल्कि कारदार साहब ने जो फिल्म बनाई अपना सोए नदिया जागे पानी, कारदार साहब, जागो हुआ सवेरा, सॉरी कारदार साहब ने बनाई, क्योंकि उन्होंने वो सारे तमर बरन जो उनके म्यूजिशियन थे, उन्होंने उनसे म्यूजिक लिया, और फिर उस फिल्म ने बाहर आपने देखें कि कितने अवार्ड्स लिए उस फिल्म ने। फिर उसके बाद म्यूजिक पे सारा म्यूजिक पे फिर एक जो बहुत बड़ा नाम आता है ना, जो मुझे इस पाकिस्तान का वो लगता है, वो खान अताउर रहमान का है। उन्होंने मतलब वो बहुत अच्छे कंपोजर भी थे, वो राइटर भी थे, वो शायर भी थे, और उन्होंने फिल्में भी बनाई उन्होंने। तो उनकी सोए नदिया जागे पानी, उनकी फिल्म को बहुत ज़्यादा वो किया गया। फिर उन्होंने एक बनाई थी नवाब सिराजुद्दौला, जिसके बारे में मतलब वो फिल्म अगर आप देखें, वो कहते हैं वो इंतहाई कम बजट में बनी थी, उसमें एक काबोरी हीरोइन थी उसकी, और उसमें जो गाने थे, उसमें जो मतलब जो म्यूज़िक था उस फिल्म का, खान अताउर रहमान साहब ने खुद दिया था, वो इतना डेप्थ वाला था कि आपको लगता नहीं था कि ये इतनी कम बजट की फिल्म होगी। अच्छा, ये बताएं कि वहां फिर उर्दू फिल्में भी बननी शुरू हो गई? उर्दू फिल्में, ये मैं आपको बता रहा हूं, सिराजुद्दौला उर्दू में बनी, सिराजुद्दौला उर्दू में बनी, सोए नदिया जागे पानी, फिर एहतशाम साहब आए, मुस्तफीज आए, बहुत डायरेक्टर आए। फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स आप देखिए कि सुबुल दास, जिनको मैं कहता हूँ, मतलब मुझे जो, अगर मुझे कोई कहता है ना कि जी फला रॉबिन घोष भी नो डाउट बहुत मेलोडियस है, लेकिन अगर मुझे कोई कहता है ना कि जी सबसे मेलोडियस कौन है, तो मुझे लगता है, क्योंकि उनके आप देखिए ना ईंधन फिल्म में जो उनकी एक नज्म उन्होंने वो बेकल रात बिताई बेचैन दिन गुजारा, वो रुश्दी साहब ने जो गाई, तो सुबुल दास, और मतलब अहमद रुश्दी साहब से मुझे याद आ गया जी कि जरा सा उस जमाने के कुछ फनकारों पे भी बात करें। बिल्कुल, आपका पसंदीदा एक्टर और पसंदीदा खातून एक्टर, अब तो एक्ट्रेस कहना गलत समझा जाता है, तो मर्द एक्टर और खातून एक्टर आपके कौन हैं? अभी नहीं, अभी को छोड़ दें आप, पुराना बचपन के, अपने दौर की बताए ना। मैं तो अभी की बात है ना। अब मैं सोच के बताती हूँ कि कौन है। पुराने वक्त मुझे तो कुछ याद नहीं आता। फिल्मी अदाकारों के, अभिनेत्रों और अभिनेत्राओं के नाम पूछा, अभिनेत्रियों के। जी, सुल्तान राही साहब। अच्छा, बहुत क्रश, आपका क्रश है मेरा। सुल्तान राही क्रश। अच्छा, और खातून कोई हैं जो आपकी को पसंद हो? देखिए, बहुत सारी खवातीन हैं जिस कौन है जो मुझे संगीता भी बहुत पसंद है। संगीता एक संगीता आपको बहुत हवालों से पसंद है, एक सुल्तान राही आपका क्रश है बचपन का। जी फसी, आपके पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन? देखिए, मैं क्योंकि आपने बहुत से डायरेक्टर्स के नाम लिए और कंपोजर्स के नाम लिए जो बहुत अहम है, मैं आपको मगर जो पर्दे सीमी पे नमूदार होते हैं वो तो एक्टर्स और एक्ट्रेस। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे जो मतलब मुझे लगता है ना, पाकिस्तान की जो हीरोइंस जिन्होंने काम किया, मुझे शमीम आरा जो थी, मुझे लगता है कि वो इतनी अच्छी कोई आर्टिस्ट थी। कोयल, नायला, और नहीं, कोयल में तो नूरजहां थी, फिर उनकी एक फिल्म थी सीमा, जिसमें एक गजल बड़ी मशहूर हुई थी, शाम गम पे आ गई। उसमें आप देखिए, वो उस दौर में एक नेगेटिव रोल था हीरोइन का, वरना उस दौर में कभी इस तरह के ग्रे शेड कैरेक्टर्स नहीं आते थे, और उन्होंने हमेशा, मैंने देखा उन्होंने ग्रे शेड कैरेक्टर्स की, उन्होंने सहेली में भी जो कैरेक्टर किया वो ग्रे शेड था। तो मुझे वो लगता है, उस लिहाज से मुझे लगता है उनका मैं काम देखता हूं, वो मुझे लगता है जैसे इंडिया में नूतन थी उस दौर में कर रही थी, तो मुझे लगता है कि वो, मैं अगर कंपैरिजन करता हूं तो मुझे नूतन और शमीम आरा बराबर बिल्कुल खड़ी नजर आती हैं। तो शमीम आरा ने बड़ी अच्छी और मर्दों में देखा, देखिए नहीं, आपका ओरिएंटेशन हमें पता है, लेकिन फिर भी कोई मर्द एक्टर तो पसंद होगा ना? मर्दों में है, जैसे देखिए कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे अलाउद्दीन साहब थे, उन्होंने करतार सिंह में बहुत अच्छा काम किया। सैफुद्दीन सैफ की जो फिल्म थी, उन्होंने मुझे आगा तालिश, मतलब अगर आप मुझे कहेंगे, मतलब जैसे मैं उनकी फिल्में देखता हूँ, जैसे नींद फिल्म थी, नीला पर्वत थी। नीला पर्वत आपको पता होगा, मुमताज मुफ्ती के अफसाने से उन्होंने उसको वो किया था, बशीर अहमद ने किया था, अहमद बशीर साहब ने, फिल्म नहीं चली थी, लेकिन आप सोचेंगे वो कहानी होती है कि एक 60 साल का आदमी जिसको एक 21 साल की लड़की से मोहब्बत हो जाती है, और वो लड़की उसके दोस्त की बेटी है, तो उसके अंदर इतनी गिल्ट होती है कि उसको वो उसके पास जाने से रोकने के लिए वो खुद को आतिशदान में जलाता है अपने हाथों को, कि वो ना पहुंचे, लेकिन वो उसकी मोहब्बत ऐसी होती है कि वो मतलब
जिसे कहना चाहिए पूरी तरह उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो वो बड़े अजीब अजीब से मौजूआत थे, जैसे आगा तालिब साहब ने नींद में किया, उन्होंने वो नाबीना बने थे, और वो जो कोयले के उसमें काम, कोयला चुनने वाली लड़की है नूरजहां, उसके वो बाप बने थे। अच्छा, अब चूंकि मैं फ़ायदा उठाऊंगा क्योंकि मैं निज़ामत कर रहा हूँ इस प्रोग्राम की, मैं आपको मेरे पसंदीदा जो फनकार एक्टर हैं उनके भी मैं नाम बता दूं, बिल्कुल बताएं, और फिर हम उन पे कुछ गुफ्तगू भी करेंगे। देखिए, मेरे जो पसंदीदा डायरेक्टर हैं वो परवेज़ मलिक हैं, ठीक है, और अरमान की वजह से, ठीक है। और पसंदीदा जो मेरे हीरो हैं वो वहीद मुराद हैं, बिल्कुल। और पसंदीदा मेरी जो हीरोइन हैं ज़ेबा, वो ज़ेबा। अब आप मुझे लुकमा दे रहे हैं, मुझे शबनम बहुत पसंद है। शबनम यहाँ पसंद से मुराद फिल्मी पसंद। अच्छा, शबनम ने मेरे एक सीरियल में भी काम किया ना, मैंने अभी जो बोल में किया था, तो उसमें हाँ मोहिनी मेंशन की सिंड्रेला है, उसमें उन्होंने काम किया। तो वो उन्होंने पहला काम है उनका जो टीवी पे था, तो वो मेरा लिखा हुआ था। बचपन में मुझे दीबा पसंद थी, अब शबनम पसंद। दीबा, अच्छा दीबा भी, सॉरी यहाँ बात हो रही है, दीबा ने भी बड़े अच्छे बड़े अलग अलग कैरेक्टर्स किए। मगर जो सुल्तान रही साहब की बात थी वो किसी हीरो में नहीं थी। देखें आप, आपको सोचना पड़ा कि कौन सा मेल कैरेक्टर पसंद था। नहीं, देखिए मैं तो समझता हूँ कि सुल्तान राही साहब की विमेन सेंट्रिक फिल्में बनती थी ज्यादातर। हाँ, इस पे हम आते हैं, जरा तो एक दो थ्योरेटिकल सवाल भी करने हैं आपसे। सुल्तान राही के सिलसिले में बड़ी दिलचस्प बात है, सुल्तान राही की आपके ख्याल में फसीह सुल्तान राही इतने मकबूल क्यों कर हुए? देखिए, सुल्तान राही का जैसे बीगुल भी कह रही है, सुल्तान राही था एक अवामी चेहरा, एक आम चेहरा। देखिए बात ये होती है ना, हम कहते हैं कि फिल्में, जैसे उस ज़माने में कहा जाता था कि फिल्में चलती हैं रिक्शा ड्राइवरों से, तांगे वालों से, उससे चलती हैं, जो उस दौर में जो आम फिल्में थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सुल्तान राही जो थे ना, वो एक आम किरदार थे। कभी हम देखिए, हमारे हीरो का क्या तस्वुर होता था कि नीली नीली आंखें, संतोष की तरह खूबसूरत, या वहीद मुराद की तरह स्टाइलिश, बड़ा इंग्लिश मीडियम टाइप का एक वो ना। अब एक किरदार ऐसा आया, एक एक्टर ऐसा आया कि जो बिल्कुल, जिसकी नाक भी चपटी थी, जो बिल्कुल कोई इतना बिल्कुल गुड लुकिंग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो क्या हुआ कि लोगों को क्या हुआ कि उस किरदार में लोगों को लगा अपना आप, जो एक हम कहते हैं ना, जो मासिस, जिससे आप रेजोनेट करते हैं। जी, और देखिए सिनेमा हमेशा मासिस चलाते हैं। क्लास के उस दौर में भी वो लोग हॉलीवुड की फिल्में देख रहे थे, जो मासिस की, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, कि मासिस हमेशा उनको उसमें इंट्रैक्शन, बड़ा वो लगता है, अट्रैक्शन लगता है कि जी उन्हीं के जैसा एक आदमी उन्हीं के दुख सुख कर रहा है, उन्हीं की तरह उसको, जिसे अच्छा सुल्तान राही की जितनी भी फिल्में देख लें, उसमें वही कोई ना कोई बेरोजगारी, कोई ना कोई मसले, बहन का जहेज, फलाना ढिमाका, लोगों के मसाइल से, लोगों के मसाइल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लेकिन उस पे एक चीज और है माजरत के साथ में, सुल्तान रही साहब हमारे मिस्टर डार्सी का एक देसी वर्जन थे। वो एक टिपिकल पेट्रियार्कल मेल थे, जो कि बहुत ही अलूफ रहते थे, हीरोइन से दूर रहते थे, बहुत अकड़ के रहते थे, मगरूर रहते थे, लिफ्ट ही नहीं कराते थे हीरोइन को थे। तो ठीक है, अगर हैंडसम नहीं थे, हाँ तो क्यों नहीं, हमें ये भी वैसे, हाँ ये एंगल बड़ा मजे का है। ये आपको अच्छा, इसमें बड़ी दिलचस्प मुझे बात का ख्याल आया। नहीं एंगल इनका बड़ा जबरदस्त मुझे लगा। एक एंगल है, लेकिन इसमें एक और एंगल है। ये बात मैंने पहले भी कहीं किसी एक जगह कोई तकरीब थी या कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने सोची और फिर कही कि देखिए, फिल्म ने या आर्ट ने अजीबोगरीब काम किए हैं। सुल्तान राही साहब को के बारे में बहुत कम लोगों को इल्म है कि वो पाकिस्तान के मतलब एक माचो और अल्फा मेल पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं, जो मिस्टर डार्सी जैसे कहा बीगुल ने, और उनका ताल्लुक सहारनपुर से था। उनका खानदान सहारनपुर से आया। अच्छा, और दिलचस्प तरीन बात यह कि पंजाबी की जो पाकिस्तान में पहली फिल्म रिलीज हुई, उसके हीरो संतोष कुमार थे, जो लखनऊ से आए थे। तो ये एक बहुत ही एक अजीबो गरीब बात है कि आर्ट में ये पॉसिबिलिटी है जो सियासत आपको फराहम नहीं करती, जो इन सब ये जो जिस किस्म के। सुल्तान राही वैसे जब बोलते थे, उनकी आप उर्दू का डिक्शन देखें, वो इतना अच्छा बोलते थे। लेकिन पंजाबी का उनके तो लोग कॉपी करते हैं, उस तरह बोलने की कोशिश करते हैं। हमारे तो बात के आने वाले बहुत से हीरो ने, जो कि उनसे कहीं ज्यादा खुश शक्ल थे, सुल्तान राही बनने के चक्कर में पूरी जवानियां लुटा दी। लेकिन खैर, इसमें मैं नाम किसी का नहीं लेता। अब हम जरा थोड़ा सा एक आध सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए, पाकिस्तान में एक जमाने में 60 की दहाई या 70 की दहाई तक 70 फिल्में साल में रिलीज हो रही थी। 100 भी 77 में अगर देखें, 70 से ऊपर एवरेज कोई 70, 80, 100 फिल्में रिलीज हो रही थी। और इसमें एक दिलचस्प एक इसका ज़िमनी सवाल है, तो एकदम क्या हुआ फिर इंडस्ट्री को? और एक सवाल ये, दूसरा इसका ज़िमनी सवाल ये है कि पंजाबी, सिंधी में भी कुछ फिल्में बनी, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं बन पाई। पंजाबी और पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का तो उरूज का ज़माना है। यानी एक ज़माना ये भी है कि पंजाबी फिल्मों से की जो तादाद थी पाकिस्तान में,
नंबर्स के हिसाब से वो उर्दू फिल्मों से ज्यादा पंजाबी तो फिल्में देखिए ना, पंजाबी फिल्में भी बेस्ड, तो ये कहाँ गई सब? देखिए पंजाबी फिल्मों की जो आप बात कर रहे हैं ना, पंजाबी फिल्मों का म्यूजिक मैं कहता हूँ जितना मेलोडियस होता था, जो मास्टर अब्दुल्ला ने धुनें कंपोज की हैं, मास्टर अब्दुल्ला, वजाहत अत्रे, जुल्फकार, ये जितने भी लोग हैं ना, आप इनका देख लें कि इन्होंने क्या खूबसूरत म्यूजिक हो किया। मतलब वो फिल्में आप देख लें, पुरानी भी अगर आप देखें, लाडो देखें, नाजी देखें, क्या म्यूजिक है। मुझे वैसे फिरदौस भी बहुत पसंद है। हाँ, फिरदौस भी बहुत है। हीर रांझा में क्या एक अच्छा, नहीं तो पंजाबी, वो तो आपने पंजाबी फिल्मों की म्यूजिक की तारीफ की है, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हुआ क्या? नहीं को गई कहाँ वो? 100 फिल्मों से 5 कैसे हो गई भाई? देखिए मैं आपको बताऊं, अच्छा वो भी एक ड्रामे की शक्ल की फिल्में बन रही हैं। हाँ नहीं, दूसरे में आपको देखें, लाहौर में जो सिनेमा खत्म हुआ है ना, वो लाहौर के अपने लोग ये बात मानते हैं कि नॉन प्रोफेशनलिज्म की वजह से। आप ये देखिए, ड्रामा भी, हालांकि आप देखिए एक ज़माने में कराची से भी ड्रामा होता था, लाहौर से। मुझे हमेशा लाहौर का ड्रामा अच्छा लगता था, इसलिए कि लाहौर के राइटर्स बहुत अच्छे थे, डेप्थ वाला ड्रामा होता था। कराची का टिपिकल स्टीरियोटाइप ड्रामा, लवी लवी उस तरह का, वो हमेशा आप देखिए कि जो आर्टी चीज़, जो बहुत अच्छी चीज़ पेश हुई है ना, वो लाहौर से हुई है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, अभी भी मैं देखता हूँ कि मैं कराची से मेरा बैकग्राउंड है, लेकिन मैं 8 साल से लाहौर में, मैं देखता हूँ जितना टैलेंट आपको लाहौर में नजर आता है। मैं तो देखता हूँ ना, मैं इतने एक्टर्स मैंने नए डिस्कवर किए हैं जो इतने अच्छे हैं, और जब आप उनको ले लेते हैं ना, उसके बाद लोग कहते हैं अरे यार ये कौन है, बहुत अच्छा। ये वो बच्चे हैं बेचारे जो इनके पास गिड़गिड़ाते रहते हैं कि जी अभी कोई सीन करवा लें, हमसे कुछ करवा लें, ये लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो लाहौर में जो ये सारी जो तबाही बर्बादी आई है ना, ये नॉन प्रोफेशनलिज्म की तरफ। तो आपने ये बहुत दिलचस्प बात की है फसी ने, बीगुल, कि इन्होंने सारा इल्ज़ाम जनरल ज़िया-उल-हक के खाते में नहीं डाला, और ये बड़ी रिफ्रेशिंग बात है मेरे लिए। हालांकि आपको पता है कि मेरा उनसे क्या रिश्ता है जनरल ज़िया-उल-हक से, पूरे खानदान का ही हमारे क्या रिश्ता है, लेकिन इन्होंने ये बहुत रिफ्रेशिंग बात की कि इन्होंने जो कमज़ोरियां हमारी होती हैं, जैसे मैं मीडिया के बारे में भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि सारा इल्ज़ाम आप रियासत और सिक्योरिटी एजेंसीज पे डाल दें, और 5-5 महीने 10-10 महीने आप अपने रिपोर्टर्स को, एडिटर्स को तनख्वाहें ना दें, उसका इल्ज़ाम भी उन्हीं पे डाल दें, तो ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं मामलात। इसको आप कैसे देखती हैं कि ये जो नॉन प्रोफेशनल होना है हमारी इंडस्ट्री का, क्या महज यही वजह है कि पाकिस्तान एक ज़माने में दुनिया की 10th लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री थी, और अब मेरा ख्याल है कि कोई 150 में चली गई है कहीं? देखिए, एक तो बार बार ये कहा जाता है कि जी हम दोबारा से हमारा सिनेमा जाग उठा है। रिवाइवल ऑफ सिनेमा नहीं है, दिस इज अ बर्थ ऑफ एन एंटायरली न्यू सिनेमा। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। उसकी वजह यह है कि आपका जो मैसेज का सिनेमा था, जो आपकी आम आवाम देखती थी एक सिनेमा, वो तो खत्म हो गया, वो तो रहा ही नहीं है। तो ना वो फिल्में बनती हैं। अब आपके सिनेप्लेक्स, आप जरा उसकी टिकट तो देखिए कितने की है, पॉपकॉर्न देखिए कितने का आता है, ड्रिंक कितने की आती है, फ्यूल कितने का लगता है। तो एक अपर मिडिल क्लास। मुझे हारिस, और मैं एक और चीज़ बताऊं, ये खैर अलग से बहुत कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं बताऊं, हमारे इधर जब जो फिल्में बनती हैं उसमें जो हमारे सो कॉल्ड एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, हुमायूं सईद फलाना, वो कर रहे होते हैं, महवे शहद, आप ये देखिए उनको लिपसिंग करनी नहीं आती। जबकि आप पुरानी कोई भी फिल्म उठा के देख लें, जब कोई एक्टर गा रहा होता था, चाहे वो बहुत माठा एक्टर होता था, वो लगता था कि जैसे वही गा रहा है, वो उसी तरह आप देखें उसके होंठ हिल रहे होते थे। अब हम देखते हैं कि जी अल्फाज कहीं जा रहे होते हैं, गाना कहीं जा रहा होता है, और दूसरी चीजें, और ये बड़े बड़े आपके सुपरस्टार्स कर रहे हैं, महविश हयात, हुमायूं सईद, इस टाइप के सुपरस्टार्स कर रहे हैं आपके, एक्टर्स नहीं है ना, क्योंकि है ही नहीं ना, ये एक मजाक है। देखिए ये जो आज का सिनेमा है मजाक, मैं तो कहता हूं आप बनाए रियलिस्टिक फिल्में, जो आपका एक मिजाज है। ड्रामे गाने आपको रखने, आप बैकग्राउंड में रखें, आप क्योंकि आपको करने ही नहीं आते, आपको पिक्चराइज ही करने नहीं आते, बात मान लें आप लोग, तो इससे बेहतर है कि, और वैसे भी अब सारी मुझसे इतनी शद्दोमत से कह रहे हैं जैसे सारी फिल्में मैं ही बना रहा हूं। बिल्कुल, मैं आप हैं इसके जिम्मेदार। लेकिन मैं चाहती हूँ कि खलीलुर रहमान खमर फिर निक्की जी हाँ बनाएं, और प्लीज बनाएं, इसलिए कि कोई एंटरटेनमेंट तो मिल जाए ना हम लोगों के लिए, उनके लिए एक सस्ता सिनेमा हो, एक स्क्रीन हो जहां वो जाके देखें, उससे आपकी फिल्म इंडस्ट्री को तक़वियत मिलती है। आपको ये 4 एलीट सिनेमा नहीं कुछ मिलने वाला। तो कराची चला गई ना अब तो आपकी। अच्छा, ये भी बड़े मजे की बात है कि फसी को कराची से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया और बीगुल लाहौर से कराची चला गया। ये देखे खैर, मतलब ये क्या वजह थी कि एक न्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती, या मतलब इसका क्या? मैं आपको एक बात, मुझे तो लाहौर शुरू से अट्रैक्ट करता है। मैं कहता हूँ लाहौर से अच्छा दुनिया में कोई शहर नहीं। जो लोग पहले मैं कहता था ना, लोग कहते थे कि लाहौर यूं है, लाहौर ये, मैं यहाँ रहा हूँ ना, तो मुझे लगा कि इससे बेहतरीन शहर दुनिया में कोई नहीं है। कहीं से आप होके आ जाए, आपके अंदर एक कसक जागेगी लाहौर पहुंचने की,
और मेरे साथ हो गया, जैसे मैं इस पे तो फिर एक अलग प्रोग्राम, इसमें एक अलग होना चाहिए, इसमें एक अलग होना मेरा चाहिए। ये ख्याल है कि देखिए आपका सारा लिटरेचर तो पंजाब से निकलता है, ठीक है, तो एक डेप्थ, एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ बहरहाल यहाँ पर बिल्कुल है। मतलब अगर लाहौर नहीं तो पूरा पंजाब चलिए आप इसमें शामिल कीजिए, पूरा पंजाब में फिर लाहौर में दब जाता है। चलिए, तो अब आपने उसको शिफ्ट कर दिया कराची और उसको कमर्शियल बनाने की कोशिश की। नाउ दिस इज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म जब आप इसकी बात करते हैं कि आपने ये तो सोचा ही नहीं कि जो चीज़ यहाँ से जिस डेप्थ से जिस चीज़ से निकल रही थी कोई ना कोई मकसद। और बिल्कुल एक और चीज़ ज़रूर मेंशन करते हैं, जब कराची की फिल्मों में कोई पंजाबी कैरेक्टर दिखाते हैं और वो करवाते हैं वहीं के लोकल लोगों से, और जब वो जिस तरह की वो पंजाबी बोल रहा था ना, मैं कहता हूँ वो भी पठान कैरेक्टर लेकिन कराची में तो मिलियंस में आप पंजाबी, लेकिन नहीं लेते ना, जब वो फिल्में बनाते हैं वो वही लेते हैं, उर्दू स्पीकिंग एक्टर्स लेते हैं, और जब वो बोल रहे होते तो मतलब मैं कहता हूँ बड़ा हौसला है उसको सुनने के लिए। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि ये आपके जो अच्छे प्लेज हैं, जरा कराची के डिफेंस में भी एक बात हो जाए, और डिफेंस, ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की बात नहीं, कराची के दिफा में, उसमें आपके तो सारे प्लेस जिन्होंने आप जिन्हीं बाम शोहरत पे पहुंचे आप, तो वो तो सब कराची में सेट हैं। हाँ, लेकिन अब मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, मैं समझता मैं लाहौर नहीं आता तो मुझे लगता है कि मुझे एक नई डायमेंशन मिली है। मैंने अब लाहौर में जो काम किया है, जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, शायद मैं कराची में होता मैं नहीं कर पाता उस तरह का। मुझे लगा मैं एक अलग शहर में, मैंने मोहिनी मेंशन की सिंड्रेलाइन लिखा, तो वो मुझे लगा कि जब मैं इधर आया हूँ लाहौर, तो मुझे लाहौर का प्ले लिखना चाहिए। लाहौर में आता जाता रहा हूँ क्योंकि मेरे मामू यहाँ थे, तो मेरा बहुत आना जाना भी लगा रहता था, मैं अंदरून भी बहुत रहा हूँ, इधर भी रहा हूँ, तो मुझे लगा कि जिस जगह आप आएँ तो आपको उस जगह का फ्लेवर लाना चाहिए अपनी तहरीर में। मैं अब सारी ज़िंदगी अगर कुद्दूसी साहब की बेवा लिखता रहा हूँ तो ये इसका मतलब है कि मैं एक नाकाम राइटर हूँ, कि मैं एक ही उसमें अपने अटक के रह गया हूँ। तो मुझे लगता है कि मंजिलें और नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लाहौर के भी बाज़ राइटर्स ऐसे हैं जो अंदरून शहर लाहौर से नहीं निकलते। मिसाल के तौर पर, अब खैर मैं बुज़ुर्ग हैं मेरे, तो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो उससे नहीं निकलते, तो ये तो शायद आपकी चॉइस पे होता है कि आप किस तरह से करें। लेकिन बहरहाल एक बात मुझे बिगुल ये बताइए, इसको हम अगर बात को आगे बढ़ाएं कि भाई पाकिस्तान में लाहौर और कराची के अलावा भी तो बहुत शहर हैं, तो मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं पख्तूनख्वा क्यों नहीं जाऊंगी, मैं बलूचिस्तान जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। तो ये जो एक ऑब्सेशन है दो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स का आर्ट में, और ये मैं जो हमने शुरू में बात की थी और इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि मतलब ये सारा का सारा मामला जो है कि आपका जो पाकिस्तान टेलीविजन का आपका, अब मैं उस दिन देख रहा था कि एक पश्तो का एक चैनल है, उस पे उर्दू के प्लेयर्स डब होके चल रहे हैं जी। अच्छा, अब ये तो बहुत ही मुझे, मेरे लिए कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मुझे लगता ये है कि बेशतर लोग जो पख्तूनख्वा में जो टेलीविजन देखते हैं वो उर्दू का प्ले भी देख के समझ सकते हैं। तो शायद आप अफगानिस्तान में तो दिखाया ही नहीं जा सकता आपका प्ले, मतलब इस वक्त जो सूरत हाल है, तो आप वो उसी को डब, चूंकि पश्तो में प्लेज नहीं बन रहे, बलोची में प्लेज नहीं बन रहे, बरावी में, सिंधी में, सराइकी में, पंजाबी, हमारी और बेशुमार हिंदको में प्लेज बनते थे। मुशायरे गुजराती और हिंदको में मैंने सुने हैं बचपन में पीटीवी। तो इसको कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि ये जो सारा का सारा मसला है, और हमारी गुफ्तगू भी उसी समत में चली गई, क्योंकि हम सब का भी जो यहाँ लोग मौजूद हैं वो इन्हीं दोनों शहरों से ताल्लुक है। तो ये किस तरह से मतलब ये वापस लाया जाए और इसको कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि पीटीवी का ये तो बहुत कंट्रीब्यूशन है, और फिल्मों में का भी है, फिल्मों में भी हर जगह के किरदार थे। फिल्मों में हर जगह देखिए, टेलीविजन कराची को मैं बहुत इसलिए भी देखिए, उसकी जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि बहुत एंटरप्राइजिंग एक शहर है ना, उसमें एक एथनिक मिक्स आपको नज़र आता है, उसमें आपको एक टॉलरेंट एथनिक मिक्स नज़र आता है, आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन आपको वो कहानियाँ नज़र नहीं आती। आप तो फारसियों की कहानियाँ नहीं देखते, आप तो किसी माइनॉरिटी की कहानी टेलीविजन के ऊपर नहीं देखते, जबकि कराची में बहुत है, कराची में बहुत, कराची के पास इसकी गुंजाइश मौजूद है, तो वो तो हमें नज़र नहीं आती कहीं। उसके अलावा आप जैसे मुझे सराइकी की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, जबकि सराइकी लिटरेचर के अंदर, या खालिद साहब बेहतर जानते हैं कि सराइकी पोइट्री पे कितना काम हो रहा है, ठीक है, और आपके बलूचिस्तान में कितनी डेप्थ है, कितनी कहानियां हैं जो कहीं जानी चाहिए, कितनी कहानियां हैं, बिल्कुल हफ्त ज़बान, 7 ज़बानें, 7 कल्चर्स आबाद हैं जो साथ साथ रहते हैं, वो एक शख्स 7 ज़बानें बोल सकता है। तो उस चीज़ को तो हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। वो काम पाकिस्तान टेलीविजन का था। देखिए, वो स्टेट ओन्ड एक चैनल का काम था, वो प्राइवेट चैनल्स का काम नहीं था। वो प्राइवेट चैनल्स तो इस चीज में रीजनल आपने खत्म कर दिया ना, जितने भी ड्रामे होते थे। एक तरह से पाकिस्तान टेलीविजन का रिवाइवल और उसकी एंटरटेनमेंट का जो रिवाइवल है बड़ा जरूरी। अच्छा, एक इसको जरा सा, चूंकि
हमें ज़रा वक्त की जाहिर है कि कमी होती है, किल्लत होती है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि बीगुल ने शुरू में इनको ये प्रोवोक करने का तो बहुत शौक़ है ना, कि तो ये इन्होंने एक बहुत ही प्रोवोकेटिव बात की थी कि टेलीविज़न का कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, वहाँ ऐसे, और मैं इनकी बात समझ सकता हूँ, हालांकि टेलीविज़न तो एक मीडियम है, मतलब मैं अपने फ़ोन पे भी लेकिन मैंने उसमें एक बात ऐड करना चाहिए थी जो आप मुझे करने नहीं दी, वो ये थी कि टेलीविज़न का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ टेलीविज़न इसलिए इम्पोर्टेंट है कि तकरीबन 60% लोगों के घर में टेलीविज़न। अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना इस बात से, वेब चैनल्स का क्या वो है फ्यूचर? मतलब कोई वेब टीवी जो है या जो आपका, जिसको क्या आप कहते हैं, ओवर द ट्यूब, ओवर द टॉप, हाँ, देखे ना, वो मुझे यूट्यूब की वजह से मिला दिया मैंने, तो OTT। तो आप ये जो अगर हैं आपके वेब के जो चैनल्स हैं, क्योंकि इन्होंने देखिए ना, इन्होंने आपके, और दूसरी बात है, क्या आपके ख्याल में इन्होंने कुछ थोड़ा सा, अच्छा वो एक अलहदा सवाल है, पहले इसका जवाब दें। अच्छा, देखिए मैं एक बात बताऊं, वेब का क्या है, क्योंकि मैंने अभी काम करना शुरू किया है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो इंसान के लिए वो होती है ना, मतलब नेमत होती है, वही होती है कि आप खुले दिमाग के साथ, आपकी सोच पे कोई इम्पोज ना हो, आप अपनी बात कह सकें। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी, जो मुझे कोई कहेगा ना कि OTT का क्या है, मुझे लगता है मैं जब लिख रहा होता हूँ OTT के लिए, मुझे ये नहीं होता यार ये जुमला मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा। जैसे हम कंटेंट में देते ना, कोई भी बात हो, कभी किसी हवाले से अगर हम कर दें, कोई सियासी बात कर दें, कुछ हो, नहीं जी ये तो मसला हो जाएगा। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिट एक राइटर के तौर पर, क्योंकि एक राइटर हमेशा एक क्रिएटिव लिबर्टी चाहता है, तो मुझे लगता है मुझे पता है इसमें पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, अभी फिल वक्त इतने ज़्यादा नहीं है, आएंगे लेकिन इसमें पैसे, और लोग आएंगे इस तरफ, यही जितने लोग हैं 2-4 साल बाद सब इसमें आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो एक हमेशा से एक सफोकेशन थी कि जी, अच्छा, तो डेमोक्रेटाइज कर दिया इसने। हाँ जी, इसने कर दिया ना, देखिए पूरी स्पेस को, जी, पूरी ऑडियो विजुअल, यानी मेरा पॉइंट है ये है कि आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि आपकी सोच को की जो हद मुकर्रर थी वो खुल गई और आपसे कहा कि आप सोच सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी कंजर्वेटिव सोच है कि उनका ये ख्याल है कि अगर OTT पे जा रहे हैं तो गालम गलोच शुरू कर दें, ठीक है, आप ऐसी बकवास शुरू कर दें कि शायद आप ये नहीं कह सकते, फिर भी आपकी सोच इतनी महदूद है कि आपको जो कदगन यहाँ लगी हुई है वो खुली हुई बात तो कह सकते। भाई देखिए, फिर वही बात आती है जो हम कहते हैं ना कि मतलब हमारे इधर यही होता है, हम कहते हैं कि जी कंटेंट डिपार्टमेंट को हम लोग गालियां देते हैं, मतलब मैं तो बहुत गंदी गालियां देता हूँ। तो बात ये कि हम दोनों हिस्सा रहे हैं उसका। मैंने कहा वो एक तवज्जो नोटिस जारी कर दूं। वो तो चले, वो हम उनको भी वो करते हैं, हम कहते हैं कि वहाँ वो लोग हैं जो हमारी बात नहीं समझते। तो बात ये कि वेब में भी वो लोग आ गए हैं कि जो ये समझते हैं कि जी वो बाहर का कंटेंट देखते हैं, वो समझते हैं कि जी जितना हम गालियां बकेंगे, जितना हम वो करेंगे तो वो होगा। हालांकि मैं समझता हूँ मौजूआत की, हमें इस चीज़ को लेना चाहिए मौजूआत की आज़ादी के तौर पे, कि वो मौजूआत जिनके बारे में हम टीवी पे हम कहते हैं कि जी मुझे मौजू करना है, तो वो कहते हैं नहीं जी आप नहीं कर सकते क्योंकि टीवी की ऑडियंस ऐसी, वो नहीं देखेंगे। हम मौजूआत की आज़ादी को कहीं और लेके चले जाते हैं, जो मैं समझता हूँ जो हो रहा है आजकल। यही मैं कह रहा हूं। नहीं तो इसका मतलब है कि बहुत फ्यूचर है वेब का। हाँ, मुझे तो लगता है आने वाला। मगर मुझे ये बताएं कि अच्छा वेब का फ्यूचर, मेरा ख्याल है मीडियम एक तरह से एक नया मीडियम है, उसके नए तकाज़े और उसकी एक नई पूरी शक्ल है। एक सवाल और, क्योंकि वक्त हमने काफ़ी ले लिया आप दोनों का, एक सवाल मैं और करना चाहूँगा जो एक तरह से मुस्तकबिल से मुताल्लिक है और सेंसरशिप से मुताल्लिक है। चूँकि देखिए सहाफ़त में तो हमने सेंसरशिप पे बहुत बात की है, अदब में भी सेंसरशिप पे हमने बहुत बात की है, पाकिस्तान में मैं यानी अपने पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा, वैसे अमूमी तौर पे पाकिस्तान में बहुत बात होती है। लेकिन फ़िल्म पे और जो टेलीविज़न ड्रामा है उसकी सेंसरशिप पे उस तरह से गुफ्तगू नहीं मंजर आम पर आती, और शायद कुछ कमर्शियल रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग खामोश हो जाते हैं। चूँकि वालिद का ताल्लुक दस्तावेज़ी फ़िल्में बनाने से था, तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उनकी कितनी दस्तावेज़ी फ़िल्में कब सेंसर हुई और उनको किस किस्म का अताब सहना पड़ा। लेकिन वो चूँकि कमर्शियल मामला नहीं था तो सबको पता है, उसके बारे में लिख भी दिया गया, वो ख़ुद भी बात करते थे। अब जो कमर्शियल मामलात होते हैं उसकी वजह से क्या फ़िल्म और टेलीविज़न के जो प्राइवेट सेक्टर के लिखने वाले हैं या डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो खामोश हो जाते हैं या कुछ पुश बैक देते हैं सरकार को कि
देखिए मैं आपको बताऊं, फिल्म का जहाँ तक मामला है ना, फिल्म में कुछ अरसे पहले तक लोग नहीं बोलते थे। फिल्म में हमें ये होता था टीवी पे जो चीज़ नहीं है, चलो फिल्म में इस तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन अब मसला है कि आपके हर जगह आपकी जो फौज है वो आ जाती है, खड़ी हो जाती है। मतलब आपके सेंसर भी अगर हो रहा है तो उसमें भी फौज बैठी हुई है। मतलब एक बात बताएं कि एक डायरेक्टर है जो अपना उसको लगता है कि यार मुझे टीवी पे भी नहीं काम करने दे रहे, यहाँ भी ये काम नहीं करने दे रहे, फिल्म मेरे लिए एक ऐसा मीडियम है कि जिसमें मैं अपनी बात कह सकता हूँ। और ये कुछ बड़ा कैनवस है। हाँ जी, बड़ा कैनवस है। लेकिन मसला क्या होता है कि जी यहाँ अब वो हो जाते हैं इन्वॉल्व, फौज हो जाती है। फिर ये होता है कि जी सेंसर बोर्ड में आप मौलवियों को बिठा देते हैं कि जी वो फिल्म का फैसला करेंगे। तो यार ये मैं कहता हूँ इससे बुरी सिचुएशन किसी मुल्क के लिए हो ही नहीं सकती। सिर्फ फिल्म में नहीं है, टेलीविजन के ऊपर भी। हाँ, सब जगह नहीं। फिल्म में तो बाकायदा, जैसे एक फिल्म है जिसके वो सरमत खूसट की थी, जिंदगी तमाशा, उसको बाकायदा एक पैनल उन्होंने बिठा दिया मौलवियों का कि उन्होंने कहा कि वो देखेंगे, फिर वो फैसला करेंगे कि इसमें उसमें तो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को उन्होंने इन्वोक कर दिया था। तो यही मैं कहता हूँ, फौज का क्या ताल्लुक? जब मैं कहता हूँ हर जगह फौज आपकी आएगी तो यही होगा ना, इसी तरह होगा कि जब जाहिर सी बात है क्रिएशन का तो यही हशर होगा जो आपके मुल्क में एक मुर्दा है जो पड़ा हुआ है। नहीं, लेकिन देखिए इसमें बीगुल, इसमें मैं आपसे पूछूंगा आपकी राय क्या है, क्योंकि देखिए फौज के तो अपने फौज की तो पूरी फौज की तो क्या बात, लेकिन जो हमारा ISPR है, जो फौज का ताल्लुकात आम्मा का शोबा है, वो तो बड़ी उन्होंने तो फिल्में बनाई हैं और गाने बनवाए हैं। उन्होंने क्या फिल्में बनाई हैं? उन्होंने कचरा बनाया है। सब उन्होंने बनाई। उन्होंने कचरा बनाया। उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने फिल्में तो नहीं, सिर्फ कचरा उन्होंने प्रोड्यूस किया है। अब बीगुल आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए वो फौज का क्या काम है यहाँ पर फिल्म बनाने का? फौज इज नॉट ट्रेन टू मेक फिल्म्स, ठीक है? नहीं, वो तो हायर करते हैं ना भाई, आपको बुला लेंगे कि आप लिख दें, फसी को कहेंगे डायरेक्ट कर दें, वो तो हायर करते हैं। तो यार देखिए एक बात बताओ, नसीम हिजाजी के नॉवेल होते थे ना, नसीम हिजाजी के नॉवेल होते थे, उसमें क्या था, एक मुसलमान सिपह सालार होता था, बड़ा वजी होता था, और हर गैर मुल्की क्या गैर मुस्लिम लड़की को उनसे मोहब्बत हो जाती थी, फिर वो उनके इश्क में मर जाती थी, उनके लिए मुसलमान हो जाती। लेकिन अब वो नॉवेल्स लिखे जाते हैं और वो हमारी खवातीन लिखती हैं जिसमें उनको एक कप्तान से मोहब्बत हो जाती है। एनीवे दैट इज इररिलेवेंट मे बी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लव सेंसर को ही सेंसर कर देना चाहिए, बैन को ही बैन। खुदा करे हो जाए, खुदा करे हो जाए। मेरा ख्याल है कि इस तारीखी जुमले पर और इस ख्वाहिश के लव सेंसर जो हम सबके दिलों में है, और मैं समझता हूँ कि ये यानी ये तो महज लाइटर नोट पे बात नहीं है, ये एक बहुत संजीदा मसला है। सामीन, कोई समाज, कोई मुल्क, कोई रियासत सेहतमंद नहीं हो सकती, तरक्की नहीं कर सकती, न इल्मी और फ़िक्री तौर पर, न जज्बाती तौर पर, अगर उसमें पाबंदियाँ लगाई जाएं। ये बात अपनी जगह, लेकिन अब मैं फसी बारी ख़ान साहब और बीगुल साहिबा का बहुत ही ममनून हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और पाकिस्तान में फ़िल्म और टेलीविज़न की जो 75 बरस की तारीख़ है उसके भी कुछ हवाले हमारे सामने आए। ज़ाहिर है सबके नाम नहीं लिए जा सकते, बहुत बड़े बड़े नाम रह गए, फिल्मी मौसीकी पे बात नहीं हो सकी, फिल्म के जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो कैमरे के पीछे लोग होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, हमें वो इसमें एक निश्चित तौर होनी चाहिए। बिल्कुल होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। और आप दोनों का बेइंतहा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ ख़वातीन, खुदा हाफिज़। इस पॉडकास्ट में पेश की जाने वाली गुफ्तगू शुरका की ज़ाती राय पर मबनी है। वॉइस ऑफ अमेरिका का इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल के इस मौके पर VOA उर्दू आपके लिए ऐसी कहानियाँ और गुफ्तगू ला रहा है जिनमें बात होगी पाकिस्तान के सियासी, सकाफती और माशरती तनव्वुर के हर पहलू पर। हम पेश करेंगे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र और फ़िक्र अंगेज़ ख़यालात। इस तारीख़ी मौके पर VOA उर्दू की नशरियात सुनते रहिए। इस खुसूसी पॉडकास्ट की अगली किस्त में हम बात करेंगे फ़िक्र व फ़लसफ़े की तारीख़ पर।